अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो चलिए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है असीर तलब और इस नावल को लिखा है हिबा खान ने। और ये ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड पे ही पहुंचा हुआ है। एक से दो एपिसोड और आएंगी और उसके बाद इस नावल को हम एंड कर देंगे। और उसके बाद हम जो दूसरा नावल ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से मुफ्तिश इश्क था या इश्क आतिश था, इसी तरह का नाम था जो हम पढ़ रहे थे। साथिया राजपूत का नावल था। तो वो हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। चलिए चले, अब हम मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते, नावल का आगाज़ करते हैं। अरे यार, क्या हो गया है तुम दोनों को। अब तुम लोगों को देख देख कर मुझे भी रोना आ रहा है। सुल्तान कब से मिशाल और फायका के रोने पर झंझला उठा था। सुल्तान, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, और मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूं। फायका ने अपने हाथों का मुक्का बनाकर सुल्तान शाह के छोड़े चौड़े सीने पर रसीद किया। मुझ बेचारे की जान लेनी है क्या? सुल्तान ने दोनों को देखते सख्त गवारी से नवाजा, सख्त घूरी से नवाजा। मेरा दिल वाकई यही चाह रहा है, दोनों एक साथ बोली। सुल्तान कहका लगा उठा। उसके बाद एक बाजू पर फायका सर रखे हुए थी तो दूसरी जाने मिशाल थी। इस वक्त वो सुल्तान मेंशन में मौजूद सारे मुलाजम उसे देखकर हैरत ज़दा और काफ़ी खुश थे। अच्छा यार, ले लेना जान, तुम दोनों के लिए ही तो जी रहा हूँ। बारी बारी दोनों के माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया था। फायका, दुआ करो तुम्हारा शोर खड़ूस सुल्तान जैसा ना निकले। ये मिशाल ने आंखें घुमाते हुए फायका के कंधे पर हाथ रखते आंख मारकर उसे कहा तो उसने भी हामी में सर हिलाया। ओ हेलो हनी, क्या मतलब है मेरे जैसा ना निकले? सुल्तान ने उसका चेहरा थोड़ी से थामते अपने सामने करते हैरानगी से पूछा। देखो फाइका, तुम्हारे भाई को हवाओं में बातें करनी आती हैं, बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना तो हमें आता नहीं कि बीवी के लिए हम आते हुए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले आए। इतना अनरोमांटिक शोर है ना मेरा। मिशाल ने अपनी परेशानी पर हाथ रखते फर्दी परेशानी चेहरे पर सजा कर कहा। फाइका ने हौसला देने वाले अंदाज में अपनी भाभी का कंधा थपथपाया। सुल्तान का मुंह खुल गया दोनों की हरकत देखकर। वो दोनों उसके सीने पर सर रखे उसके बारे में ही उल्टी सीधी बातें कर रही थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी। मैंने लाला को कभी नहीं देखा आपके साथ प्यार से बात करते हुए। न कभी इन्होंने आपको ये कहा है कि मेरे लिए सजो संवरो। न कभी आपको रोमांटिक डेट पर लेकर गए हैं। हाय अल्लाह, अगर अफनान ने मेरे साथ इस तरह किया ना तो मैंने तो कभी रुखसती नहीं करवानी। फाइका ने मिशाल की तरह फर्जी परेशानी चेहरे पर सजा कर कहा। मिशाल ने भी इस मर्तबा उसका कंधा थपथपाया। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें सोचकर इतना बुरा लग रहा है, मेरा क्या हाल होता होगा। मेरे शोहर ने तो कभी इस तरह नहीं। चुप कर जाओ तुम दोनों। और गुड़िया, तुम क्या कह रही हो कि मैं तुम्हारी भाभी से प्यार से बात नहीं करता? अभी क्या मैं ऐसे काट खाने का दौड़ रहा हूँ? मिशाल की बात काटते हुए इन दोनों को चुप करवा के अपनी बहन से कहा। इसे तो अपनी बहन की समझ नहीं आ रही थी, क्या मतलब वो उसकी भाभी से प्यार भरे लहजे में बात नहीं करता था। देखिए ना भैया, अगर आप मेरी भाभी से प्यार करते होते तो फिर अभी तक मैं फूफो बन जाती। फायका के मुंह में जो आया उसने बोल दिया। जब अपने लफ्ज़ों पर गौर किया तो अपने लबों पर हाथ जमाकर सिर झुका गई। मिशाल का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। फायका उसे फंसा चुकी थी। सुल्तान ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया। मिशाल का चेहरा थोड़ी से थाम कर अपनी तरफ करते हुए आंख मारी और कमरे की तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाह रहा था एक दफ़ा कमरे में चलो, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं कितना अनरोमांटिक बंदा हूँ। खानम, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? सुल्तान के लौट आने पर अतिका खानम का उतरा हुआ उदास चेहरा देखते हुए जारून खान ने परेशानी से पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ खान। इतने दुख गम देखने के बाद मेरी मिशाल को खुशियाँ मिली हैं। अब बस मेरी नूर जल्दी से ठीक हो जाए और जन्नत को मैं किसी अच्छे इंसान के हवाले कर दूँ, मिशाल को फिर से मुस्कुराते देखूँ। अतिका खानम ने अपनी परेशानी की वजह बताई, जिसे सुनकर जारून खान बेख्तियार मुस्कुरा दिया था। उफ यार खानम, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सोचो, हमारी नूर भी ठीक हो जाएगी। बाकी आई जन्नत की बात। अब तो सुल्तान भी लौट आया है। इतना मुश्किल है और इतने वक्त के बाद दोनों भाई बहन मिले हैं। मतलब थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने दो। मुझे नहीं लगता सुल्तान अभी उसे रुखसत करने के बारे में सोचेगा भी। और हमारी मिशाल तो सुल्तान को देखकर वैसे ही खुश है जैसे पहले हुआ करती थी। ये भी है, लेकिन ज़ारून मैं अपनी नूर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप जानते तो हैं डॉक्टर ने क्या कहा था, एक नहीं दो दो बेबीज हैं। हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। जिसमें हमारी बेटी की खैर होगी वही होगा। ज़्यादा परेशान ना हो, बस नूर का ख्याल रखो। जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिख कर दी है वो उसे टाइम पर दो। हदीका खानम के गिर्द अपना हिसार तंग करते ज़ारून खान मुस्कुरा कर बोले। जिस पर मुस्कुराती हदीका खानम उनके सीने पर रखती नींद की वादियों में चली गई।
फ़ाइका के रूम में जाने के बाद मिशाल और सुल्तान अपने रूम में आ चुके थे। वो मिशाल की नाराज़गी भाँप चुके था। हनी यार, कितना मुँह बनाए बैठी रहोगी? थोड़ा देखकर मुस्कुरा भी दो। बेचारगी सा मुँह बनाए वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझसे बात मिशाल का अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि सुल्तान शाह की भारी हाथ की उँगलियाँ घूमती उसकी कमर पर आई और आहिस्ता से सिरकती पीछे बढ़ने लगी थी, जबकि मिशाल का खून उसके लम्स पर खुश्क पड़ गया। मिशाल कुछ कहना चाहती थी, पर सुल्तान की गर्म सांसों पर उसकी रूह कपकपा उठी जब झटके से मिशाल को खींचकर सुल्तान शाह ने अपने चौड़े वसी सीने से लगाया था। तो जैसे मिशाल उसके वजूद का हिस्सा बनी, एक गहरी आसूदा मुस्कुराहट उसके लबों पर छाई और वह गहरा सांस भरता पल को आंखें मूंद कर उस रब का शुक्र करने लगा जिसने सही सलामत उसे रखा था, उसे ज़िंदगी दी थी, उसे सही सलामत अपनी हानि तक पहुंचा दिया था। मिशाल उसके तंग हिसार में फड़फड़ाई जब सुल्तान शाह का दूसरा हाथ उसकी ठोड़ी पर आया और चेहरा बुलंद करके मुस्कुराकर उसे देखने लगा। मिशाल उसकी नज़रों में अजीब सी खुमारी देखती फिर से कसमस आई, पर इस बार अचानक ही सुल्तान बगैर कुछ कहे बगैर बड़ी फुर्सत से उसके लबों पर झुककर अपने लब उन पर रखते दूसरे हाथों से उसके बालों का जूड़ा खोलकर उन्हें उसकी नाजुक पुश्त पर बिखेर दिया। मिशाल इस शिद्दत भरे हिसार में तड़पने लगी, पर वो बेहिस बनकर उसके बालों में उंगलियां फंसाए, कभी उसकी गाल पर अपना चेहरा सहलाकर अपने इतने दिनों की तशनगी उतारता तो कभी उसकी सांसें बंद कर देता। ना मिशाल चीख पा रही थी, ना मज़ाहमत कर पा रही थी। सुल्तान शाह के पहाड़ नुमा वजूद ने उसे अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ लिया था, जिसकी दीवानगी, बेखुदी, शिद्दत भरी जसारत पर वो बेजान सी उसकी बाहों में बिखेर गई थी। सुल्तान की मुस्कुराती नज़रें उसे देखती उसकी पीठ सहलाने लगी, तो गाल उसकी गाल से मिलाए वो सहलाने लगा। प्लीज़ सुल्तान, मिशाल से अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पा रही थी। सुल्तान ने समझते हुए उसे बाहों में भरकर उठा लिया और अपनी नाक उसकी गर्दन पर रगड़ते वो गहरे सांस भरता पागल सा होता, फिर से लब उसके भीगे लबों पर रख दिए। विशाल को लगा वो आज उसे मार देगा। वो बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। ये नहीं था वो पहली बार उसकी जुनूनियत सह रही थी, लेकिन आज उसका अंदाज कुछ अलग, बदला बदला सा जुनूनियत और शिद्दत से भरपूर था। मिशाल सिसकी तभी उसके नाजुक वजूद के सीने से लगाते हुए सुल्तान ने उसकी पीठ सहलाई और किसी बच्चे की तरह बहलाता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे ज़िंदगी वापस उसकी कैद में आ गई हो। बहुत तड़पा हूँ तुम्हें महसूस करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए हनी। मिशाल के हाथों की उंगलियों को लब से छूता सुल्तान सोफे पर बैठा उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके नकूश को छूता, जैसे पूरे 3 महीने का हिसाब लेने लगा था। मिशाल का पहले ही तनफ्फुस बिगड़ा हुआ था, उसकी फिर से जिसारतों पर सिसक उठी। छोड़ो मुझे सुल्तान। मिशाल के हाथ झटकने पर सुल्तान ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा। मैं नाराज हूँ, मुझे छूना मत अब। मिशाल भराई आवाज़ में घुराई और सुल्तान शाह उसकी बात सुनते हंस पड़ा। मुझसे नाराज़गी? मेरी जान, मैंने बताया तो है कि बहुत मिस किया था मैंने तुम्हें। अगर मेरी हालत ठीक होती मैं 2 से 3 दिनों में ही भागा दौड़ा तुम्हारे पास आ जाता। सुल्तान सरगोशी में बोला और फिर उसके जबड़े को पकड़कर उसके लबों को करीब करता नरमी से छूता मिशाल को बदहवास कर रहा था। तो मुझे कॉल तो कर सकते थे, मैं आ जाती आपके पास। मुझे तो लग रहा था मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते ही मर जाऊंगी। शट अप, कुछ गलत बोला मार खाओगी मुझसे। सुल्तान ने उसका जुमला सुनने से पहले झड़क कर सर्द आवाज़ में कहते चुप करवा दिया कि मिशाल साकित सी रह गई। उसके अल्फाज उसके लबों में ही कहीं दब चुके थे। अब मैं आ गया हूँ ना हनी, भूल जाओ बुरे दिन जो गुजर चुके हैं। मिशाल के दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद किए सुल्तान ने उसकी गर्दन पर अपनी नाक को रगड़ा। मिशाल लबों को दांतों तले जमाए आंखें बंद किए अपना एक हाथ सुल्तान की कैद से छुड़वाती मजबूती से उसकी शर्ट को पकड़े सांसें रोक गई। हनी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम्हारी एक एक अदा को, तुम्हारे जिस्म से लेकर हर एक हिस्से को, तुम्हारे लबों से निकलने वाले हर अल्फाज को। मैंने इतना मिस किया है तुम्हें कि मैं जब रात की तन्हाई में होता होता था मुझे ऐसा लगा तुम मेरी आगोश में हो, तुम मेरे पास हो, बिल्कुल करीब हो, इतनी करीब जितना मैं इस वक्त तुम्हारी सांसों के हूँ। सुल्तान ने अपना चेहरा उसके बालों में सहलाया। मिशाल के रेशमी स्याह बाल बिखर कर उसकी पीठ पर फैल गए। अपने गुजरे 3 महीने को फिर से याद करती मिशाल बिना आवाज के रोते हुए खामोशी से सिसकियां दबाए उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। हनी, मेरी जान। सुल्तान ने एक मोहब्बत भरी सरगोशी उसके कान में की, जिससे मिशाल की सिसकी निकल गई। अच्छा यार, रो मत मेरी जान। सुल्तान शाह ने उसके गिर्द अपना हिसार मजीद तंग किया। आई लव यू सो मच। मिशाल के लब ने बेसाख्ता सुल्तान के गालों पर आए थे। उसकी आंखें भीग चुकी थी। सुल्तान ने उसका चेहरा हाथों में थाम कर उसकी पेशानी पर लब रखे ताकि उसका रोना बंद हो।
मिशाल सख्ती से आंखें बंद किए उसके लम्स को महसूस करने लगी। आंसू अभी भी बह रहे थे। सुल्तान उसके आंसू लबों से चुनने लगा। मिशाल ने उसकी गर्दन में बाजू हाइल किए, उसके जज्बात को मजीद उजागर कर रही थी। सुल्तान ने उसकी नम आंखों में देखा और उसके लबों पर झुकते उसे और ख़ुद को सुकून पहुंचाने लगा। कई लम्हे उस पर अपनी शिद्दत निछावर करने के बाद पीछे हुआ। मिशाल लंबे सांस ले रही थी। रोना नहीं, सुल्तान के कहने की देर थी। वो फिर से रोना शुरू हो गई। आंखों से आंसू बहकर रुखसार के बाद शहरक तक सफ़र तय कर रहे थे। सुल्तान ने एक मर्तबा फिर उसके आंसू लबों से चुने। अगर मुझे रोती हुई नजर आई तो मुकम्मल तौर पर तुम पर हावी हो जाऊंगा। मिशाल ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। सुल्तान ने इसके गिर्द सख्त हिसार बनाया तो मिशाल के लब हल्के से उसकी गर्दन के साथ मिस हुए, जो सुल्तान शाह के जज्बात को भड़का गए। वह बहकते हुए उसका चेहरा अपनी गर्दन से निकालते उसकी गर्दन पर झुका। खाना तैयार है गुड़िया। वो किचन में आता फाइल स्लैब पर रख कर अपना कोट उसके शानों पर डालता हुआ बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया कि अयान खान सांसें खतीजा की गर्दन पर महसूस करती कुछ आगे खिसक गई। बस पका ही रही हूँ, आप जाएं चेंज करके आ जाएं। अपनी गर्दन पर गर्म लबों की तपिश महसूस करती वो सटपटा कर बोली और दूसरी तरफ से खिसक कर वहाँ से निकलने लगी। यार गुड़िया, क्या हो गया? शर्मा क्यों रही हो? इतना ब्लश भी कर रही हो? अयान ढिठाई से आंख दबाकर बोला कि खतीजा ने घूर कर उसे देखा। इन 3 महीनों में अयान ने उसे अच्छा खासा तंग किया हुआ था, लेकिन वो खुश भी थी। अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी, चलती लाठी के सहारे थी। ये सब अयान खान की वजह से ही मुमकिन हुआ था। शुरू के 2 महीनों में अक्सर वो दोनों बाहर का खाना मंगवा कर खाते थे, लेकिन जब से खतीजा की तबीयत संभली थी वो खुद ही अयान खान के लिए खाना बनाती थी। अयान बदतमीज़ी ना करें, मुझे आराम से खाना बनाने दें। खदीजा शर्मीली नज़रें चुराती हुई रिंग से रैक से प्लेट निकालने लगी थी। ठहरो, मैं निकाल देता हूँ। अयान एक हाथ उसके गिर्द घुमाने के अंदाज में काउंटर पर रखता, दूसरा बुलंद करते उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते रैक से प्लेट निकाली। इसी दौरान खतीजा ने सखी की आंखें मचली सख्ती से आंखें मचली थी मीचली थी। अयान खान की दहकती सांसें अपनी गर्दन पर पाकर उसके वजूद में सर्द लहरें उठ रही थीं और वो लरज से हाथ को नीचे करती दोनों हाथों को बेबसी से आपस में उलझाकर पीछे खड़े अयान से शर्माने लगी। शर्माना बनता तो था, बात ही कुछ ऐसी थी, मगर वो उसे अभी नहीं बताना चाहती थी। अयान, आप जाएं, फ्रेश होकर आएं, मैं खाना लगाती हूँ। खदीजा मध्यम सा मुस्कुराती मुड़ी और सांसें रोके उसकी हमेशा की तरह शरारत से मुस्कुराती आंखों से नजरें चुराए प्लेट उसके हाथ से छीनकर वहाँ से हटी। तब ही अचानक से अयान की उंगलियों ने उसकी कमर को छुआ था, बल्कि जानबूझकर छुआ था कि खतीजा के सफ़ेद रंग में सुर्खी इस कदर फैली कि उसकी पलकें लरज गई। अयान, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा शर्म करें, जाएं यहाँ से, चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। खतीजा उसे पीछे धक्का देती नाराज़गी दिखाने लगी और वो ढीठ बनकर हंसता उसके देखने पर आंख दबा गया। तुम्हें महसूस करने का दिल कर रहा है गुड़िया, इतना कि रात होने का इंतज़ार भी नहीं हो रहा। वो कहका लगाकर खतीजा के सुर्ख चेहरे को देखते उसे छेड़ता बोला। खतीजा आंखें फैलाकर उसके बदले बदले अंदाज को देखने लगी। मेरी शहजादी, ऐसे देखकर मेरी नीयत ख़राब ना करो। नहीं करता तंग यार, गुस्सा ना करो। चलो खाना बनाओ, मैं 2 मिनट में आकर टेबल पर लगाता हूँ। तुमने लगाना है तो ठीक है। अयान ने थोड़ा सा आगे बढ़ते झुककर उसके रुखसार पर लब रखे। खदीजा की फैली आंखों में देखते मुड़ी हुई पलकों पर फूंक मारी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है खाने की। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर टेस्ट करके इसी हिसाब से इनाम दूंगा। अयान उसके पीछे से खाने को देखते उसके करीब होकर गहरे सांस लेता माथा खतीजा के माथे से टकराकर मुस्कुराते कमरे में चला गया। अल्लाह जी, अयान तो दिन ब दिन रोमांटिक होते जा रहे हैं। खतीजा अपने गाल पर हाथ रखती अयान खान की सांसें खुद पर महसूस करती मुस्कुराई और उसकी पुश्त को देख रही थी। अयान को रोमांटिक मूड में देखते खतीजा को खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी थीं। तकरीबन 3 मिनट बाद अयान कपड़े चेंज किए किचन में आया। उसकी आहट पर खदीजा पलटी। ओ माय गॉड, वाइट कढ़ाई बनाई है मेरी गुड़िया, है खुशबू तो प्यारी आ रही है। अयान प्लेट में भरा सालन और रोटियां बाहर डाइनिंग टेबल पर ले आया। खतीजा फ्रिज से बोतल निकालती एक हाथ में से पकड़े दूसरे से लाठी के सहारे लड़खड़ाती कदमों से बाहर आती अपनी चेयर पर बैठी थी।
बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। अयान ने मुस्कुरा कर कहते एक नवाला मुंह में रखा। ज़बरदस्त, मज़ेदार, लाजवाब, खुशबू कन, मदहोश कन, टेस्टी, बहुत अच्छी कोशिश थी। मेरी जान, दिल कर रहा है तुम्हारा मुंह चूम लो। अयान उसे छेड़कर दिल से तारीफ करते हुए बोला था। अयान, मैंने हाथों से खाना बनाया है, आपको मेरे हाथ चूमने चाहिए न कि मुंह। खतीजा से घूर कर अल्फाज चबा कर बोली। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। अयान ने मुस्कुरा कर कहते हैं, ये फिर दोबारा से रिपीट हो रही हैं लाइनें। यहाँ से। अयान, मैंने खाना, ये भी हमने रिपीट की है, रिपीट हो रहा है। चलें कोई बात नहीं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। अयान, मैंने हाथों से खाना बनाया है, आपको मेरे हाथ चूमने चाहिए ना कि मुंह। खदीजा उसे घूर कर अल्फाज चबा कर बोली। कोई ना, कोई नहीं मेरी गुड़िया, मुंह हाथ दोनों को चूम लेंगे अगर आप इजाज़त दें तो। अयान, आपको कौन से दौरे पड़ रहे हैं? एक तो इतने लेट आए हैं घर, ऊपर से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया है। अपनी सुर्ख छोटी सी नाक फुलाए वो गुस्सा होती बोली। अयान की जान, बस आज मुझे रोमांस के दौरे पड़ रहे हैं, क्या कहती हो तुम? वो नवाला मुंह में रखता आंख दबाकर बोला। खदीजा ने सुर्ख पड़ते न अफसोस से उसे देखा था। अयान कहीं गिर तो नहीं गई? चेहरे पर संजीदगी से जाए वो एक एक लफ्ज चबाकर बोली। क्या? अयान चौंका और अबरू उठाकर आंखें सुकेड़ते पूछा। शर्म। हतीजा भड़क कर बोली, जिस पर अयान का जोरदार कहका गूंज उठा। अगर हम दोनों के दरमियान शर्म वरम आ गई फिर मेरे लिए बाबा बनना मुश्किल हो जाएगा। अयान हंसता हुआ शरारत से बोलता उसे चटपटाने और बुखलाने पर मजबूर कर गया। अयान, खतीजा ने शर्माकर नज़रें झुकाई और उसे पुकारा। अयान ने जान निसार होती नज़रों से उसकी जानिब देखा। जी जाने अयान, फरमाएं, आपको कुछ बताना है अयान? अपना चेहरा हाथों में छुपाती खतीजा धीरे से मिनमिनाई। अयान उसको मामूल से ज़्यादा शर्माते देख का आईब्रो उचका गया। क्या बताना है यार, इतना शर्मा क्यों रही हो? मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा शर्मा लूँ। वो आप इससे पहले अभी वो मज़ीद कुछ कहती जब किसी ने बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाया था। अयान अच्छा खासा बदमज़ा हुआ बेल की आवाज़ सुनकर। हतीजा भी एकदम खामोश हो गई। मैं देखता हूँ कौन है। जल्दी से उठते अयान ने दरवाज़ा खोला जहाँ कोई नहीं था। कौन है? अयान बाहर निकल कर दाएं बाएं देखने लगा लेकिन कोई भी मौजूद ना था। अयान, कौन है? खतीजा ने उसे पुकारा। कोई नहीं है, लगता है बच्चों की शरारत होगी। अब अयान वापस से अपने फ्लैट के अंदर दाखिल होता जब उसका पैर नीचे पड़े दरमियाने साइज के बॉक्स के साथ टकराया। ये क्या है? किसने रख दिया है? अपने साथ बुड़बुड़ाते हुए अयान ने वो बॉक्स उठाया जिसे पैक किया गया था। दरवाज़ा बंद करते वो बॉक्स को लिए घर के अंदर दाखिल हुआ और खतीजा के पहलू में अपनी चेयर पर बैठ गया। ये क्या है अयान? किसने रखा है? आप इसे क्यों ले आए हैं? खतीजा ने एक साथ ही 3 सवाल कर डाले। पता नहीं किसने रखा, कौन लेकर आया, नाम तो इस पर मेरा ही लिखा है लेकिन भेजने वाले का नहीं। चलो खोल कर देखते हैं क्या होगा। अभी उसने बॉक्स को खोला ही था कि उसका चेहरा दर्द पड़ गया, आंखें फैल गई, चेहरा सुर्ख हो गया। इस दरमियाने साइज के बॉक्स में चंद दिन का बच्चा था जो शायद गहरी नींद सोया हुआ था। उसे पता ही नहीं था वो इस वक्त कहाँ है। बॉक्स में 2 से 3 सुराख किए गए थे ताकि बच्चे का सांस बंद ना हो। अयान। खतीजा ने मुंह पर हाथ रख के हैरत से एक नज़र बच्चे को देखा और एक नज़र अयान खान को। यही हाल अयान का भी था। वो आंखें फैलाए उस बच्चे को देख रहा था। कौन था? किसका था? कौन उसे बॉक्स में बंद करके गया है? बहुत से सवाल जहन के पर्दों पर लहराए। एक नज़र उस बच्चे को देखते अयान ने एहतियात से उस बॉक्स से उठाकर खतीजा को पकड़ाया। उसे बच्चे को उठाते अयान को बॉक्स में सफ़ेद सी चिट नजर आई जिसे बिना वक्त ज़ाया किए उसने उठा कर खोला। उम्मीद करती हूँ स्वीट हार्ट कि तुम इस बच्चे को देखकर हैरान ज़रूर हुए होगे। आखिर तुम्हारा बच्चा ही है, मुझे पता है तुम इसे अच्छे से संभालोगे। हमारे प्यार की निशानी है। ये कहा था ना एक नए धमाके के साथ तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगी, और मैं लौट आई। मुझे पहचाना? उप, मैं खुद ही बता देती हूँ। तुम्हारे प्यार में पागल संगीता। अयान ऊंची आवाज़ में वो खत पढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे खतीजा वो खत सुनती जा रही थी इसका रंग भी जर्द पड़ता जा रहा था। खतीजा ने जर्द पड़ते रंगत के साथ उस बच्चे को देखा। अयान, वो वापस आ गई। अयान, ये बच्चा भी इसी का है। खतीजा के हाथ कप कप आने लगे थे। इससे पहले वो बच्चा खतीजा के हाथ से गिरता अयान ने वो बच्चा खतीजा के हाथों से पकड़ा था। अभी वो कुछ और कहता कि अयान के मोबाइल पर एक मैसेज ट्यून बजी थी। उसने मोबाइल निकाला और वॉइस नोट चलाया जो किसी अननोन नंबर से भेजा गया था। मैं वापस आ गई हूँ तुम्हें हासिल करने के लिए और मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी डार्लिंग। और अपनी बीवी से भी कहना जो उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना सूप समेत, उसका बदला लूँगी। सारी ज़िंदगी याद रखेगी। और ये बच्चा हमारी गोल्डन नाइट की निशानी है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से संभालोगे। बाय अयान डार्लिंग।
अयान अब क्या करेंगे? वो वापस आ गई और पता नहीं ये बच्चा किसका उठा लाई है। अयान वो हमारे बच्चे को मार देगी, खतीजा बुखलाते हुए बोली। जबकि खतीजा के मेरे बच्चे वाली बात सुनकर अयान ने शॉक्ड से फटी आंखों से उसे देखा। गुड़िया। अयान ने इस बच्चे को खतीजा के साथ सोफे पर रखा और खतीजा के कदमों में बैठ गया। गुड़िया, हमारा बच्चा? वो जैसे दोबारा पूछकर यकीन करना चाह रहा था। क्या सच में जैसा वो समझ रहा था खतीजा वही उसे बताना चाह रही थी? हाँ अयान, मैं आपको यही बताने वाली थी, लेकिन ये सब मुझे यहाँ नहीं रहना। अयान, वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। खतीजा खौफ से कपकपाते हुए कहने लगी। उसे अपनी ज़िंदगी के साथ साथ जुड़ी एक और ज़िंदगी की फिक्र सताने लगी थी। जल्दी से अपना सामान पैक करो खतीजा, हमें यहाँ से जाना है, जल्दी करो। तो अयान, ये बच्चा। खतीजा ने सोफे पर सुकून की नींद सोए इस बच्चे को देखते हुए कहा था। इस नन्ही सी जान को तो हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। अगर उसे यहाँ छोड़ दिया तो कुछ भी हो सकता है। तुम जल्दी से सामान पैक करो, मैं अर्जेंट कोई रूम बुक करवाता हूँ होटल में। ओके, ये कहते खतीजा अपने रूम में चली गई, लाठी के सहारे अपना सामान पैक करने। और अयान को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे के आने की खुशी मनाए या संगीता के वापस आने का दुख। अपना मोबाइल निकालते मतलूबा नंबर पर टेक्स्ट मैसेज छोड़ा और सोफे पर लेटते एक माँ के बच्चे को अपनी गोद में लिया उसे उठाने लगा। सुबह का वक्त था। खान हवेली में इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। सभी काफ़ी मुतमईन और खुश नज़र आ रहे थे, तो कुछ के चेहरों पर थकावट सी थी, रात के फंक्शन की जो अभी तक नहीं उतरी थी। शुक्र है सुल्तान वापस आ गया, अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी दी। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे हम सब की बेटियों के। शुएब खान ने मुस्कुराते हुए बात का आगाज़ किया था। आमीन सुम्मा आमीन, सब यक ज़बान बोले। मोरे, मुझे ज़रूरी काम से इस्लामाबाद जाना है। मैं शांदे को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, एक दो दिन के लिए, अगर आपकी इजाज़त हो। शनावर खान ने नाश्ता करती फौजिया बेगम को अपनी जानिब मतवज्जो किया। हाँ हाँ, ज़रूर ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बीवी है तुम्हारी। घूमो फिरो, एंजॉय करो। फौजिया खानम मुस्कुरा कर बोली। मोरे, मेरी मोटर भी जाना चाहती है अपने भाई के पास कुछ दिन गुजारने। उसे इजाज़त हरगिज़ मत दीजिएगा। आंखें छोटी करके आदिल ने उर्वा को घूरा, जबकि उर्वा उसके लबों से अपने लिए सबके सामने मोटर लफ्ज़ सुनकर शर्म से सुर्ख पड़ गई। दादी को अपने पोते की बेबाकी पर शदीद खांसी का दौरा पड़ चुका था। दिलदार खान ने गिलास में पानी भरकर दादी को बुलाकर पिलाकर उनकी पीठ सहलाई। क्या हुआ दादी, सब ठीक है? चेहरे पर बला की मासूमियत तारी किए आदिल अपनी चेयर से उठता तो राब खान के पीछे खड़ा हो गया। तुम जैसे बेशर्म औलादें जिनकी हों उनको ऐसे दौड़े पड़ते ही रहते हैं। तो राब खान ने गुस्से से सिर पटाते हुए गर्दन मोड़कर आदिल खान को देखकर कहा। अस्तगफिरुल्लाह, लगता है दादी अपनी जवानी भूल गए। मुंह पर हथेली जमाए आदिल ने अपनी मुस्कुराहट रोक के दुरैद खान के हाथ पर हाथ मारा। अल्लाह ही हदायत दे तुम सबको। शुएब खान सबकी जानिब देखकर सड़ा सा मुंह बनाकर बोले थे। आमीन सुम आमीन। वैसे भी भतीजे अपने ताया पर ही जाते हैं, सही कहा ना शनावर लाला। आदिल ने अपने साथ शनावर को भी घसीटा, जो उसका साथ देता हामी में सर हिला गया। खामोशी से नाश्ता करो दोनों। रिजवाना खानम ने दोनों को आंखें दिखाई। ओके चची जान, जैसा आपका हुक्म। मोटो मेरी जान, जो पराठा तो पास करो। सबको खामोश होते देख आदिल ने फिर से उर्वा को छेड़ा, जिस पर वो उसे सुर्ख चेहरे से देखती बिना पराठा पकड़ाए अपने रूम में चली गई। और आदिल खान का मुंह खुले का खुला रह गया। डाइनिंग टेबल पर बैठे हर नफूस को हंसी का दौरा पड़ा। जाओ जाओ बेटा, अब तुम्हारी खैर नहीं। अपनी बीवी को हम सब के सामने छेड़कर गलती कर दी। जुरैद खान कंधे उचकाते मुस्कुराते बोला। मुझे भी यही लगता है। बेचारगी से मासूम चेहरा बनाते अब की बार वो खामोशी से नाश्ता करने में मगन हो गया। सुबह की सुनहरी किरणों पर उसकी आंख खुली। मिशाल ने कसमसाते हुए खिड़की को देखा और चेहरे से बाल समेटकर वो उठने लगी, पर खुद को मजबूत हिसार में पाकर वह सुर्ख सी हो गई। कहा हनी। बाजू उसकी कमर में डालते उसे मजीद करीब करते सुल्तान शाह नींद से बोझल गंभीर आवाज़ में बोला। मिशाल के नकूश में सुर्खी मजीद बढ़ गई। वो उसके मजबूत बाजू पर सर रखे पड़ी थी, जबकि सुल्तान की टांग उसकी टांग पर थी और बाजू उसकी कमर में डाले बालों में मुंह छुपाए सो रहा था। नाश्ता बनाना है?" मिशाल उसकी तरफ करवट लेती उसके चेहरे को देखती बोली, जिसे सुनकर सुल्तान ने मुस्कुराते आंखें खोली। रात को सुल्तान शाह मायने खेजी मोहब्बत भरी गुफ्तगू करके उसके कानों से धुएं निकाल चुका था। 3 महीनों की तड़प जुदाई पल भर में वो मिशाल को करीब करके समेट चुका था। मिशाल की खामोर आलूदा आंखें सुल्तान शाह की सुर्ख आंखों से टकराईं। मिशाल की पलकें लरज सी गईं और नज़रें झुक गईं। बाद में दोनों मिलकर बनाएंगे, बर वक्त लंबी जुदाई के बाद दिल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने को। वो मिशाल की गर्दन से बाल समेटकर वहाँ लब रखता हुआ बोला। मिशाल लब भींच कर शर्माती खामोश सी पड़ी रही। हम अकेले नहीं रहते, हमारे साथ जन्नत भी है सर, जन्नत भी है।
सुल्तान शाह के सीने पर उंगली फेरती मिशाल मिनमिनाई उसे याद दहानी करवाने लगी कि अब वो अकेले नहीं रहते, उनके साथ एक अदद जन्नत भी रहती है। तो वो आंखें खोले बोला, तो का मतलब वो जवान जहाँ लड़की है, अगर हम ऐसे ही देर देर से कमरे से निकलने लगे, हमें देखकर क्या सोचेगी? मिशाल उसे घूरते हुए बोली, हाँ मेरी जन्नत ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचेगी, बस तुम ही ज़्यादा सोच रही हो। दोपहर 12 से पहले ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना ही तुम कहीं जाने वाली हो। ये जाने का ख्याल निकाल दो अपने दिमाग से। अपनी नाक को मिशाल की गर्दन पर रब करते हुए गंभीर लहजे में बोला। उसकी बात सुनती मिशाल ने चौंक कर उसे देखा और झरझरी ले उठी। मुझे नाश्ता बनाना है, छोड़ें। वो उसके हिसार से निकलने की कोशिश करती बोली, अनी तुम भूल रही हो कि तुम किसके कब्जे में हो, जिससे रिहाई से और मौत की सूरत में मुयस्सर हो सकती है। भूल गई क्या? वो उसकी आंखों में देखता मायनी खेजी से बोला। मिशाल सटपटा गई, मगर मौत वाली बात याद करके गुस्से में आ गई। दिमाग ना खाए मेरा सुल्तान, छोड़े मुझे। आपने मुझे बहुत सताया है, इतने माँ तंग किया है। वो मसनूई था नाराज़ होती उसके मजबूत शिकंजे से फड़फड़ा कर निकलने की भरपूर कोशिश करने लगी, पर सुल्तान मुस्कुराता हुआ उसे बेड पर डाले कलाइयों को जकड़ कर तकिए से लगाए उसकी फैली आंखों में मुस्कुराते देखने लगा। कल रात उनका उनका सबका अज़ाला भी तो किया ना। झुककर मिशाल के लबों को छूते हुए वो हंसा। बहुत बुरे हो तुम, जाने दो सुल्तान। वो इल्तिजाई अंदाज में कहती मासूम सूरत बनाने लगी। उसे जन्नत की फिक्र खाई जा रही थी। आखिर वो क्या सोचेगी? ये वो बुरा हूँ बेशक, कोई शक नहीं, लेकिन लोगों के लिए, अपनी हनी के लिए तो मैं बहुत सॉफ्ट मिजाज हूँ। मिशाल के फूले गाल को नाक से सहलाते वो शरारत से सरगोशी में बोला। मिशाल बेबस होती एक बार फिर उसकी दस्तरस में खुद को उसके सपुर्द कर गई और मजामत छोड़े से घूरती आंखें बंद कर गई। बस इतनी जल्दी ख़त्म हो गई हिम्मत? वो हंसता हुआ मिशाल के सुर्ख लबों पर अपने लब रखकर कलाइयाँ छोड़ते उसकी कमर में दोनों बाजू डालकर उसे सीने में भींच दिया। दफ्तन फंसू खेज माहौल में मोबाइल बज उठा, जिस पर दोनों ने चौंक कर टेबल की तरफ देखा। कौन है? वो गुस्से में मिशाल को देखता हुआ मोबाइल की जाने मतवजह हुआ और हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। जब मिशाल मौका देखकर भागने लगी, हाँ हाँ बहुत चालाक हो, लेकिन अपने शोहर से ज़्यादा नहीं मेरी जान। अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड पर लगाते उसने टेबल पर रखा और बेड से भागती मिशाल की कमर में दोनों बाजू डालकर खींचा। वो सुल्तान करती चीखती उसके ऊपर गिरी, जिस पर सुल्तान फिर पूर अंदाज में कहका लगाता उसे उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ने लगा। सुल्तान नाश्ता बनाना है, बहुत काम है घर के, प्लीज समझो। वो गुस्से से झिझिलाकर बोली। खामोश रहो। सुल्तान ने उसके गुलाबी पंखड़ी जैसे लबों पर उंगली रखते गाल पर बोसा दिया। तुम परेशान ना हो, घर के कामों के मुतालिक मुलाजम है, बाकी आई नाश्ते की बात आज मुलाजमा बना लेगी। अभी हम अपने मोटो पतलों का सोचते हैं। मिशाल के वजूद पर पहनी अपनी शर्ट के कॉलर को उसके कंधे से सरकाने लगा। सुल्तान मिशाल गुस्से से उसके हाथ पर हाथ मारती चीखी और उसके सुर्ख टमाटर वाली सूरत देखते सुल्तान कहके पर कहके लगाता उसे मजीद सुर्ख कर रहा था। बदतमीजी ना करें, वो गुस्से से मुंह बनाते बोली, जिस पर सुल्तान ने उसे आंखें दिखाई। बदतमीजी नहीं कर रहा हनी, एक ना एक दिन हम दोनों ने माँ बाप बनना है, क्यों ना अभी से प्लानिंग शुरू कर ले। क्या हो गया, बंद हो गई जबान? सुल्तान हंसता उसकी गर्दन मुंह में छुपाए शायरक पर अपने दहकते लब रखता गहरे सांस भरकर मिशाल को आंखें मीचने और शर्म से सुर्ख करने पर मजबूर कर गया। वो वापस पटरी से उतर रहा था और मिशाल उसे धक्के देकर वहां से भागना चाहती थी, पर कहाँ आज़ादी बख्श पा रहा था वो उसे अपने शिकंजे से। ऐसा सही तो अब ऐसा ही सही, मैं भी नहीं छोड़ने वाली अब तुम्हें। सुल्तान शाह आपकी खैर मनाओ। वो गुस्से से गुराती हुई उसके गाल पर दांत गाड़े उसके बालों को नोचने लगी। सुल्तान उसकी बात सुनते कहका लगा उठा। छुड़वा कौन रहा है हनी जी? जी भर कर दांत गाड़ो, हर जगह तुम्हारी ही प्रॉपर्टी हूँ। अपने लबों से खुद पर झुकी मिशाल के कान को दांतों में दबाए वो मायने खदी से बोला। अगले ही लम्हे मिशाल उससे अलग होती उसकी गर्दन पर अपने लंबे लंबे दांत गाड़ चुकी थी। अपनी गर्दन पर हड्डी पर मिशाल के लबों का लम्स महसूस करते सुल्तान उसके बालों में हाथ फंसाए सुकून से आंखें मूंद गया। नाश्ता करके आदिल हसाम अपने अपने काम पर चले गए, जबकि शनावर बाकी सब के साथ लाउंज में बैठा बातें करने लगा। जब बाहर कोई औरत अपना आधा चेहरा छुपाते हवेली के अंदर दाखिल हुई थी, तब इस औरत को जज की जाने मतवजह हुए थे, जो सबको इग्नोर करती रोते हुए शनावर के साथ बैठी शांदे की तरफ बढ़ी। इस औरत को शांदे की तरफ बढ़ते देख शनावर झट से खड़े होते शांदे के आगे दीवार बन गया। कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? गार्ड कहाँ है?
इस औरत को देखते शनावर जोर से दहाड़ा था। उस औरत ने अपना आधा चेहरा छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। उस औरत ने शनावर की बात सुनते अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया था। जैसे ही उसने अपना दुपट्टा हटाया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, जबकि शानदे ने उस औरत का चेहरा देखते जब्त से आंखें बंद की थी और कई आंसू आंखों के बाहर से टूट के गाल पर बहे थे। वो और कोई नहीं, उसकी सौतेली माँ थी। तुम, शनावर नागवारी से चीख कर बोला, मेरे बेटे मेरे बेटे को ढूंढ लाओ। शनावर, मेरे बेटे को ढूंढ लाओ। शाकरा आपके आधे चेहरा जो जला हुआ था उसे फिर से अपने दुपट्टे के साथ ढांपते हुए बोली, क्या मतलब तुम्हारा बेटा? शाकरा और शनावर के दरमियान किसी ने मुदाखलत नहीं की थी, तब खामोश थे। पता नहीं मेरा बलाल कहाँ चला गया है। मेरे बेटे को ढूंढ लाओ। शांति, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। हमें तुम्हारी आह लग गई, बददुआएं लग गई। शाकरा शांति के सामने अपने हाथ जोड़ते माफ़ी मांगने लगी थी। शांति की आंखों से आंसू निकल निकल कर गाल पर बह रहे थे। उससे तो अपनी माँ की हालत नहीं देखी जा रही थी। शनावर ने सख्त नज़रों से शांति को देखा कि नहीं माफ़ करना। जो इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है वो माफ़ करने के लायक नहीं है। शाकरा आंसू बहाती शनावर को देखने लगी, जो शांति को देख रहा था, और अगले ही लम्हे वो शांदे के कदमों में गिरी थी। अपने पैरों में शाकरा को गिरते देख शांदे की चीख निकली थी। पहले शाकरा उसे अपने कदमों में बैठी थी, आज वो खुद शांदे के कदमों में बैठी थी। ठीक कहते हैं, वक्त का कभी भी पलट सकता है। शाकरा का वक्त पलट गया था। मोरे, शांदे ने शाकरा को कंधों से पकड़कर उठाया और सोफे पर बिठाया, जबकि शनावर ने शांदे को गुस्से से घूरा। इतनी नरम दिल क्यों थी उसकी बीवी? शांदे शनावर की घूरियों को इग्नोर किए अपना मुकम्मल ध्यान शाकरा की तरफ किए बैठ गई। मोरे, ये सब कैसे हुआ है? आपका चेहरा? शांदे ने रोते हुए शाकरा के हाथ पकड़े। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद हमें तुम्हारी आह लग गई, और जो मेरा चेहरा, जिस औलाद को हमेशा से मैंने पाला, उसे खुश रखा, तुम पर फोकियत दी, उसी औलाद ने नशे में आकर मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया। शाकरा रोते हुए अपनी आप बीती कहानी सुनाने लगी थी, जैसे जिसे सुनते वहां बैठे सब लोगों को शाकरा पर अब तरस आ रहा था कि कैसी कैसी औलाद होती है दुनिया में, जो अपने माँ और अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। शांता की आंखों में फिर से शाकरा की वजह से आंसू देखकर शनावर को अपना गुस्सा जब्त करना मुश्किल होने लगा था, लेकिन वो खामोश रहा दादी के इशारे पर। मोरे, लाला कहाँ है इस वक्त? पता नहीं बेटा, वो गलत कामों में पड़ गया है। कहाँ होता है, कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं चलता। कितनी बार जेल भी जा चुका है, लेकिन 5 दिन हो गए हैं वो घर नहीं आया। जहाँ जहाँ मैं जा सकती थी मैं वहाँ वहाँ गई हूँ, लेकिन बलाल का कुछ पता नहीं चल रहा। अपने शोर से कहो मेरे बेटे को ढूंढ लाए, मुझे माफ़ कर दो। शाकरा ने शनावर के आगे भी हाथ जोड़े थे। बच्चे बच्चे के करीब मिशाल अपने कमरे से निकलती 10 बजे के करीब मिशाल अपने कमरे से निकलती बाहर आई, और लाउंज में किचन में जन्नत को ना पाकर वो उसके कमरे की जानिब बढ़ने ही वाली थी, जब लाउंज में सफाई करती मुलाजमों को देखते ही मिशाल ने मुलाजमा को पुकारा, सुने, क्या जन्नत अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली? बेटा, सुबह वो अपने कमरे से निकली थी, नाश्ता करके थोड़ी देर लाउंज में बैठकर वो फिर से अपने कमरे में चलेगी। मुलाजमा ने तेजी से कहा तो मिशाल सर को जुम्बिश देती जन्नत के रूम की तरफ बढ़ गई। जन्नत के कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। मिशाल उसे धीरे से देखती नीम अंधेरे में डूबे हुए कमरे में दाखिल होती जन्नत को पुकारने लगी, जन्नत कहाँ हो? स्विच बोर्ड की जानिब बढ़कर मिशाल ने कमरे को रोशन किया तो सबसे पहले उसकी निगाह बेड पर लेटी जन्नत पर पड़ी, जो सर तक कंबल ताने सो रही थी। मिशाल के पुकार पर जब वो टस से मत न हुई तो मिशाल ने उसे बाजू से पकड़कर हिलाते फिर से पुकारा, जन्नत मेरी जान, उठो। किसी के झंझोड़ने पर जन्नत ने नींद से बोझल आंखें खोलकर अपने ऊपर झुकी मिशाल को देखा। क्या हुआ, सब ठीक है? इस टाइम क्यों लेटी हुई हो? मिशाल उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामे पूछने लगी। हाँ ठीक हूँ, बस पेट में दर्द हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। एक लंबी जमाई लेते वो नींद से बोझल आवाज़ में कहती फिर से करवट बदल गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध गर्म करके लाती हूँ, वो पी लो, उससे दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे पहले उठा लेती, मैं टैबलेट दे देती, अभी तक दर्द ठीक हो जाना था। मिशाल उसकी पूछते देखते हफ्की से बोली, इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी कि अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती। वो मुंह बनाकर बोली, जन्नत, बहुत बुरी बात है, मार खाओगे मुझसे। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, तुम जब तक आराम करो, कोई भी काम हो खुद उठकर मत करना, मुझे पुकार लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। मिशाल उसे हदायत देती उसके कमरे से निकलती किचन में आ गई। जन्नत नजर नहीं आ रही है, कहाँ है?
अपनी शर्ट के बटन बंद करता सुल्तान शाह किचन में दाखिल होकर पूछने लगा, हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने कमरे में आराम कर रही है। दूध को चूल्हे पर रखे मिशाल कहती उसकी जानिब मुड़ी, क्या हुआ उसे, क्या ज़्यादा तबीयत खराब है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। चंद सेकंड पहले शरारत से झलकता चेहरा अब एकदम परेशान, नहीं मैं अब तब्दील हो चुका, परेशानी में तब्दील हो चुका था। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसके सर में दर्द है, मैं दूध के साथ टैबलेट देती हूँ, ठीक हो जाएगी। मिशाल जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, मुझसे जल्दी से ठीक है तुम मुझसे जल्दी से दूध दे आओ, और अगर फिर भी इसकी तबीयत ठीक नहीं होती मुझे कह देना, मैं डॉक्टर को बुला लूँगा। ओके, मैं जन्नत को दूध देकर आती हूँ, फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तब तक तुम लाउंज में बैठ जाओ, यहाँ गर्मी है। ट्रे में दूध का गिलास रखती वो फाइका के रूम में चली गई और सुल्तान किचन में रखी चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मिशाल किचन में दाखिल हुई और नाश्ता बनाने में लग गई। हनी, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर देता हूँ? चेयर से उठते सुल्तान उसकी पुश्त पर आकर खड़ा हो गया और अपने हाथ में शाल के पेट पर बांध गया। जब फिर से किसी ने मुदाखलत करते बेल बजाई थी। जाओ देखो सुल्तान कौन है। मिशाल उसे कोहनी मारकर पीछे धकेलने लगी थी, पर वो कहाँ दूर हो रहा था। जो कोई भी गलत वक्त पर आया है कुछ चला जाएगा, हम नाश्ता बना रहे हैं, वो बदमजा होकर कहता मिशाल के हाथ को पकड़कर अंडा फेंट करने लगा। मिशाल एक हाथ से पराठे बना रही थी तो दूसरे हाथ से अंडा फेंट रही थी, जबकि सुल्तान शाह की ठोड़ी मिशाल के कंधों पर थी, जो कोई ना कोई शरारत करते से बुखला देता। सुल्तान प्लीज सीरियस हो, बाहर देखो कौन है। वो जिद छोड़कर उसे पीछे धकेलने लगी, पर वो मजीद करीब हो जाता। मैं सीरियस, मैं शेरलेस हूँ। अनिल तुमसे शेर में होने की गुजारिश करता हूँ। वो मायनी खेरी से मिशाल के कान में कहता उसकी पलकें लर्जा गया था। उफ, मैं खुद जाकर देखती हूँ कौन है। तुम बैठो यहीं और नाश्ता बनाओ। ओके। मिशाल गैस बंद करती अपने पेट पर रेंगते सुल्तान ने के हाथ मरोड़ती उसकी जानिब पलटी थी, जबकि मुस्कुराते सुल्तान ने उसे अपने हिसार में काउंटर से लगा दिया। बाहर खड़ा असाम सुल्तान के मोबाइल पर कॉल्स करने लगा, जो एरोप्लेन मोड में थी। जा रहा हूँ दरवाज़ा खोलने, आप खुश? मिशाल के चेहरे से सर उठाते हुए उसके लबों पर अंगूठा फेर कर मिशाल के गाल थपथपाता हुआ किचन से निकला। मिशाल बेबसी से उसकी पुश्त देखती हुई वापस अंडे की तरफ मतवज्जो हुई। तुम? सुल्तान ने जैसे दरवाज़ा खोला कि वापस जाने की तैयारी पकड़ते सामने काफ़ी गुस्से से उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं, शर्म नाम की भी कुछ चीज़ होती है इंसान में। कब से दरवाजे पर खड़ा हूँ, मर गए थे क्या जो एक दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था? गुस्से से कहते असाम खान अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान कहका लगा उठा और असाम सिर्फ घूरता रह गया। हम यूं ही मुंह उठाकर आ जाने वाले ऐरों गैरों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, और तुम्हें यहाँ क्या काम है जो सुबह सुबह मुंह उठाकर आ गए? अपने बिगड़े तेवरों समेत सुल्तान उसके पहलू में लॉन्च में रखे सोफे पर बैठा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? असाम खान की आवाज़ सुनकर मिशाल गैस बंद करती भागती लॉन्च में आई और असाम खान के सीने से लगती मुस्कुरा कर बोली, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो मेरी जान? मिशाल के सर पर हाथ रखते असाम उसके सुर्ख तमतमाते चेहरे को देखता पुरसकून हो गया था। मैं भी ठीक हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा वाली ठीक हूँ। वो खुशी से नजरें झुकाए चहक कर बोली, देख लो साले साहब, ये सब मेरी बदौलत हुआ है। सुल्तान अपना जाकर झाड़ कर बोला सुल्तान अपना आप झाड़ कर बोला। मिशाल ने हैरत से उसे देखा। फैलो मत ज्यादा। हसाम खान को कहाँ बर्दाश्त था मुकाबिल शख्स का एटीट्यूड, तो वो जल भुनकर बोला। सुल्तान उसकी नाराजगी महसूस करता कहका लगा उठा, क्या करने आए हो यहाँ? क्यों सुबह सुबह मुंह उठाकर मेरे घर आ गए हो मनहूसियत फैलाने? अब की बार सुल्तान चेहरे पर संजीदगी तारी किए बोला। हसाम खान के साथ उसका रवैया देखती मिशाल आंखें फैलाए शिकायती नजरों से सुल्तान को घूरी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में आने का, और ना ही तुम्हारा दीदार करने आया हूँ, अपनी बहन से मिलने आया हूँ, जिसे तुम कल हाथ पकड़कर अपने इस मनहूसियत से भरे घर में ले आए थे। हसाम मिशाल की उतरती सूरत देखकर सुल्तान से गुस्से में बोला, याद रखो असाम खान, मेरे घर में मौजूद हो, ये जो आंखें निकाल कर तुम मुझे घूर रहे हो, इसे नोच डालूंगा। दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे, जिस पर मजबूरन मिशाल को दरमियान में कुछ बोलना ही पड़ा। खुदा के लिए दोनों लड़ना बंद करें। भाई आप छोड़ें इसे, ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं कुछ भी। और सुनाई घर में सब कैसे हैं? मोम, डैड, नूर, आमना भाभी, दानी भाई, मिशाल तरह से सुल्तान शाह की घुरी को इग्नोर मारकर बोली, वाकई बात तो ठीक है मेरी जान तुम्हारी,
इसे कोई मुंह नहीं लगाता, इसलिए फालतू में मेरे मुंह लग रहा है। बाकी घर में सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। असाम खान ने खिलखिलाते मिशाल और खूनख्वार बने सुल्तान को देखा। शट अप, तुम्हारी तरह वेला नहीं हूँ। मुझे मेरी बीवी मुंह लगाती है, तुम्हारे गंदे मुंह में नहीं लगना चाहता। वो तंजिया मुस्कुराकर मायने खेजी से कहता मिशाल को सटपटाने पर मजबूर कर गया। असाम खान का चेहरा उसकी बात सुनते धुआं धुआं हुआ था। दोनों बहन भाई मजीद कुछ कहने के काबिल न रहे, बस सिर्फ मुकाबल बैठे बेशर्म शख्स को घूर ही सके। उसको मिशाल के मुतालिक मुतमईन करने के लिए असम ड्यूटी पर जाने से पहले सुल्तान मेंशन आया था। दोनों को देखकर यह तो यकीन हो गया था कि खुशियां इन पर मेहरबान हो गई हैं। उसने दिल ही दिल में दोनों को देखते माशाल्लाह कहा और अल्लाह से उनकी खुशियों की दुआ मांगी। ज़रा तमीज़ नहीं है तुम्हें सुल्तान शाह, मिशाल मुंह बनाकर बुड़बुड़ाती रुख दूसरी तरफ कर गई। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ भाई, मिशाल कहती हुई किचन की जाने बढ़ने वाली थी जब उसकी नज़र सुल्तान के चेहरे पर पड़ी, जिसने छिछोरे तरीके से उसे आंख मारी। मिशाल का दिल डूब सा गया और वो फौरन मुंह पर हाथ रख के आंखें फैलाए किचन की जाने बढ़ गई। मिशाल के जाते ही माहौल फौरन संजीदा हो गया। बहुत बड़े कमीने हो तुम। कुछ देर खामोशी के बाद असाम ने बात का आगाज़ किया। कोई शक? मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं। फाड़ दो अगर अपनी बहन को भरी जवानी में बेवा करना चाहते हो, वो कंधे उचका कर बोला। असाम ने दांत पीसे। मुख्तियार का क्या की करे? मुख्तियार का सुनकर सुल्तान के चेहरे पर कुछ देर पहले वाला सुकून गारत हो चुका था। कहाँ रखा है उसे? जेल में है। कितने वक्त से? 2 महीने से। फांसी पर चढ़ा दो। सुल्तान के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट रखसा हुई। वो तुम्हारा शिकार है। थोड़ी के नीचे दोनों हाथ जमाए हसाम मुस्कुराकर बोला। मेरे हाथों उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। वो सर्द लहजे में बोला। अपनी कमरे के दरवाजे पर खड़ी जन्नत के ये अल्फाज सुनते रूह कांप उठी थी। वजूद में लर्जाहट तारी हुई, आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा हुए। काफ़ी बीमार हो गया है। कांस्टेबल रशीद ने कॉल की थी। खाना वगैरह कुछ नहीं खाता, बस सुबह रात लबों पर एक लफ्ज़ होता है, मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी बेटी को बुलाओ। हसाम अफसोस से बोला। मैं मुख्तियार मलिक से मिलना चाहती हूँ। अपने आंसू साफ करते जन्नत हिम्मत जमा करते बोली और उसकी आवाज़ सुनकर सुल्तान शाह समेत हसाम ने भी चौंक कर उसकी जानिब देखा। ज़रूरत नहीं है उस घटिया शख्स से मिलने की। सुल्तान भड़क उठा था। मैं मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ क्यों किया उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा? क्या बिगाड़ा था मेरे माँ बाप ने उनका? अपनी सिसकियाँ दबाए वो मुंह पर हाथ रखती बेआवाज़ सी रोने लगी। सुल्तान शाह समेत हसाम भी इसकी जाने बढ़ा। बुरे लोगों का काम होता है बुरा करना। बाबा ने कुछ नहीं बिगाड़ा था किसी का, बस गलत लोगों पर आंखें बंद करके एतबार किया था। जन्नत को अपने सीने से लगाए सुल्तान उदासी से आंखें बंद कर गया। मुझे आखिरी बार मिलना है, फिर कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज़ भयो, एक बार। अपनी नम आंखें उठाए जन्नत ने इल्तिजा की। ओके, मिलवा दूंगा। रोना बंद करो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। रूम में जाकर आराम करो। सुल्तान ने मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए और माथे पर बोसा दिया। सुकून दे लम्स को जन्नत ने आंखें बंद करके महसूस किया। जन्नत, तुम मिशाल? किचन से निकलती बाहर रही कि जन्नत को रोते देख कहते कहते रुक गई और हसाम खान की जानिब सवालिया नज़रों से देखकर पूछना चाहा कि वो क्यों रो रही है। अगर तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला लूं? फायका के चेहरे पर बिखरे बालों को कान के पीछे ओढ़ते सुल्तान शाह ने नरमी से दरियाफ्त किया। मैं अब ठीक हूँ भयो, फ्रेश होकर बाहर आती हूँ। वो फीका सा मुस्करा कर कहती अपने रूम में चली गई। हसाम खान सुल्तान शाह दोनों लाउंज में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मिशाल चाय लाने के लिए किचन में चली गई और वो दोनों जानी दुश्मन कभी एक दूसरे पर तंज करते वो और कभी क्या। अयान, मैंने पैकिंग कर ली। खतीजा कमरे से बाहर निकलकर अयान से बोली, जो बच्चे को गोद में लिए लॉन्च में टहल रहा था। आओ चलते हैं, सामान यहीं पर रहने दो, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। अयान संजीदगी से बोला। खतीजा हामी में सर हिलाती उसके पीछे चलने लगी। दोनों जैसे दरवाज़ा खोलकर निकलने लगे तो इस बच्चे ने रोना शुरू किया था। अयान, इसे क्या हुआ है? खतीजा ने परेशानी से इस बच्चे की तरफ देखा जो अचानक से गला फाड़ कर रोना शुरू कर चुका था। कुछ नहीं हुआ, तुम चलो यहाँ से आओ, इसे गाड़ी में बैठकर देख लेते हैं क्यों रो रहा है। एक हाथ से खतीजा को सहारा दिए, दूसरे हाथ से बच्चे को थामे बाहर आता गाड़ी में बैठा और अगले ही लम्हे वो गाड़ी को जंग से भगा ले गया। रास्ते में मुसलसल खतीजा उसे रोते हुए बच्चे को देख रही थी, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि इसके सामने एक कार आकर रुकी, जिसमें गाड़ी अनबैलेंस होते देख अयान ने जल्दी से ब्रेक लगाई, वरना तो सामने वाली कार का पक्का इरादा था एक्सीडेंट का। गुड़िया, तुम ठीक हो? अयान ने परेशानी से खतीजा को देखा, जो रोते हुए बच्चे को मुसलसल चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था।
अगली नज़र अयान ने सामने रुकी गाड़ी को देखा, जो इनकी गाड़ी के सामने ही खड़ी थी। उनके जाने का रास्ता ब्लॉक कर चुकी थी। ये कौन है अयान? मुझे डर लग रहा है, वो खौफ से बच्चे को अपने सीने से लगाए बोली। उसका दिल न जाने क्यों इतना जोर से धड़कने लगा था। उसे लग रहा था जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। कुछ नहीं, सब ठीक है, परेशान ना हो। वो जान चुका था कि उनका रास्ता रोकने वाली कौन है, मगर खतीजा की हवाइयाँ उड़ी देख उसने झूठी तसल्ली बख्शी और अपनी गाड़ी पीछे लेने की कोशिश की। लेकिन सामने वाली गाड़ी से निकलने वाली हस्ती को देखकर खतीजा ने खौफजदा फैली सी आंखों के साथ एक सहम के उसकी तरफ देखा था। सामने वाली गाड़ी से कोई और नहीं, संगीता निकली थी। ब्लैक शर्ट के साथ हम रंग पैंट पहने, बालों को खुला छोड़े चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो अयान की गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। अयान, यहाँ क्यों आई है? खतीजा ने मजबूती से अयान का हाथ थामा था। मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत, सब ठीक होगा, डरना बिल्कुल भी मत। जो भी हो जाए गुड़िया, तुम बाहर मत आना। मैं देखता हूँ इस घटिया औरत को, आखिर ये चाहती है क्या है, क्यों हमारे पीछे पड़ गई है? लाल धुएं होते चेहरे के साथ अयान गुस्से में कहते गाड़ी से निकलने लगा तो खतीजा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसके पूरे बदन पर लर्जाहट तारी हो चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है अयान, ना जाए। खतीजा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जो गालों से फिसल कर बच्चे के चेहरे पर गिर रहे थे। गुड़िया, मैं हूं ना, क्यों परेशान होती हो? कुछ नहीं होगा, तुम अपना और इस बच्चे का ख्याल रखो। खतीजा का हाथ थपथपाते अयान गाड़ी से बाहर निकला और उसे गाड़ी से बाहर निकलते देख संगीता के चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट आई थी और अगले ही चंद कदम लेती वो अयान खान के रूबरू खड़ी हो गई। तुम चाहती क्या हो? क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ देती? अयान ने गुस्से से अपने हाथ की मुठ्ठियां बनाए मुकाबल खड़ी बदजात औरत से सवाल किया, जिसे सुनते संगीता ने तंदिया अंदाज में मुस्कुरा कर अयान को देखा। मैं क्या चाहती हूँ? यार, तुम्हारे पीछे मैं ख्वार होती हूँ, यहाँ तक आ गई और तुम मुझसे पूछते हो मुझे क्या चाहिए। चलो मैं बताती हूँ मुझे क्या चाहिए, तो क्या तुम दोगे? संगीता ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते अयान खान की आंखों में देखा। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। चेहरे पर नागवारी सजाए वो गुस्से से फंकारा था। गाड़ी में बैठी खतीजा कभी अपनी झोली में बच्चे को तो कभी अयान और संगीता को देख रही थी, जो न जाने क्या बातें कर रहे थे। खतीजा ने अपनी तरफ का शीशा नीचे किया ताकि उन दोनों की बातें सुन सके। मुझे ये सब नहीं चाहिए अयान, मुझे तुम चाहिए हो, समझे? तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाए। मैं तुम्हारी फैमिली में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मेरा वादा है तुमसे। बकवास बंद करो अपनी। मैं ना कभी तुम्हारा था ना कभी तुम्हारा होऊंगा। मैं सिर्फ अपनी बीवी का हूँ। अपने गंदे दिमाग से ख्यालात निकाल दो कि मैं कभी तुम्हारा होऊंगा। तो फिर ठीक है। संगीता ने हाथ पीछे ले जाते अपनी पैंट की जेब से पिस्टल निकाला और अयान पर तान दी। जैसे देखते अयान भी एक पल को घबराया था। ये मंजर देखते गाड़ी में बैठी खतीजा की चीख निकली थी, बाहर आओ लड़की, वरना मैं इसे मार दूंगी। संगीता ने ऊंची आवाज में खतीजा से कहा, जो मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। नहीं गुड़िया, बाहर मत आना, मैंने कहा बाहर मत आना। गर्दन मोड़कर अयान ने चीखते हुए उसके बाहर आने से मना किया। खतीजा के तो हाथ पांव फूल गए। अयान पर पिस्तल ताने देखकर, सोच लो गुड़ लड़की, अगर तुम बाहर ना आई तो मैं इसे मार दूंगी। संगीता ने एक बार फिर से धमकी दी थी। खतीजा ने नफी में सर हिलाया था। उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, अपनी कोख में पलते नन्ही सी जान की थी। उसकी इनकार को सुनती आग भगोला होती। संगीता ने गोली चलाई थी। गोली की आवाज़ सुनते खतीजा ने चीख मारते अपनी आंखें बंद की। डर गई? अयान, तुम्हारी बीवी डर गई। लड़की, अपनी आंखें खोलो, अभी मैंने तुम्हारे शोहर को गोली नहीं मारी। अब अगर तुम बाहर नहीं आई तो यकीनन मैं मार भी दूंगी। गुड़िया, उसकी बातों में ना आना, बाहर आने की जरूरत नहीं है। अयान की बात सुनी अनसुनी करती को बच्चे को से सीट पर लटाती दरवाजा खोलते लड़खड़ाती कदमों के साथ बाहर आई। इस लंगड़ी में ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझ में नजर नहीं आता? उसने आईब्रो उठाकर पूछा और साथ अपने पिस्टल का निशाना खतीजा पर किया। बताओ मेरे महबूब, तुम मरना पसंद करोगे या मुझसे शादी? वो कभी अयान की तरफ निशाना करती, कभी खतीजा की तरफ। मना किया था ना तुम्हें बाहर आने पर जरूरत नहीं है। अयान का दिल किया दो रख कर खतीजा के चेहरे पर लगाए, जो उसके मना करने के बावजूद भी बाहर आ गई थी। वो खतीजा ने उसके करीब जाना चाहा। जब इन दोनों के दरमियान चंद फासले पर संगीता ने गोली चलाई थी। ठाक की आवाज के साथ खतीजा लड़खड़ाकर पीछे को हुई। दूर रहो मेरे अयान थे। वो घुराई थी। तुम पागल हो गई हो संगीता? बदले में अयान भी ऊंची आवाज में घुराया। खतीजा दिल पर हाथ रख के सहमी निगाहों से अयान की जानिब देख रही थी। उसे अभी भी बहुत कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। हाँ जाने मन, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में, और अपने जीते जी तो तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकूंगी। तो मैं क्यों मारूं? इस फसाद की जड़
तुम्हारी लंगड़ी बीवी को मारती हूँ जो हमारे बीच में आ गई है, वरना अब तक तुम मेरे हो गए होते। संगीता ने चीखते हुए कहा। पूरी सड़क पर संगीता की आवाज़ गूंज रही थी। वो एक सुनसान रोड था जहाँ गाड़ियों का या लोगों का हजूम हरगिज नहीं था, जहाँ से चंद गाड़ियाँ ही जा रही थी। होटल जल्दी पहुँचने के लिए अयान ने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया था। अगर उसे मालूम होता ऐसा कुछ करे कि ऐसा कुछ गिरी करेगी संगीता, वो इस रास्ते का इख्तियार हरगिज ना करता। आ गई तुम्हारी बारात, अब जाओ जेल की चक्की पीसने के लिए, अयान कहका लगाकर बोला। उसकी बात सुनकर संगीता के कान खड़े हुए। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा और मौके का फ़ायदा उठाते अयान ने उसके हाथ पकड़ लिया जिसमें वो पिस्टल थामे हुई थी। मुझे बेवकूफ़ बनाया। संगीता आंखों में हद दर्जा गुस्सा लिए अपना हाथ अयान के हाथ से छुड़वाने लगी और अयान उससे पिस्टल छीनने लगा। अयान दोनों के एक दूसरे के साथ उलझते देख खतीजा लाठी के सहारे उन दोनों की जानिब बढ़ने ही वाली थी जब संगीता के हाथ पिस्टल के ट्रैगर पर गई और एक गोली सनसनाती हुई खतीजा के करीब से होकर गुजरी थी। आह ठा की आवाज़ के साथ खतीजा ने एक ज़ोरदार चीख मारी थी और अयान की गिरफ्त संगीता के हाथों पर ढीली पड़ गई। अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ अयान ने उसके चेहरे पर मारा। अपने बचाव की खातिर बदले में संगीता ने उसे जोरदार धक्का दिया। क्या अयान चंद कदमों के फासले पर नीचे गिर गया। तुमने इस लड़की की वजह से मुझे मारा, उसे तौहीन उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। संगीता का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। उसके चेहरे पर अयान खान की पांचों उंगलियां सख्त हो गई थीं। नहीं। अगले ही लम्हे अयान जल्दी से नीचे से उठा। इससे पहले वो खतीजा की जानिब बढ़ता, संगीता ने गुस्से में आकर गोली चलाई थी जो सीधा खतीजा के पेट में लगी थी। अयान ने चौंक कर संगीता को देखा और फिर अपनी गुड़िया को, जिसकी चीख सुनसान सी सड़क पर बुलंद हुई थी, और अपने पेट से निकलते खून का फव्वारा देखने लगी। और फिर अयान को जो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। खतीजा के पेट से पानी की तरह खून निकलते देख संगीता के हाथ पांव कांपने लगे। मेरा बच्चा। खतीजा अपने पेट पर हाथ रखे चीखी थी और धड़म से नीचे गिरती जमीन बोस हो गई। गुड़िया। अयान चीखता वो उसकी जात तरफ भागा था। उसके पास जाते उसके पेट पर हाथ रखा जब अगले ही पल उसका हाथ भी खून से तर हो गया। मेरा बच्चा, वो अपनी अटकती सांस के साथ बोलती अयान के जिस्म से जान निकाल गई थी। और इतना सारा खून देखकर संगीता ने फरार होना ही बेहतर समझा। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठी गाड़ी लेकर निकल गई। हाथ उसके अभी भी कांप रहे थे। खतीजा का खून उसकी नज़रों के सामने बार बार आ रहा था। वो बार बार गर्दन मोड़े पीछे देख रही थी कहीं कोई उसके पीछे ना आ जाए। मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, उसे मार दिया। अब अयान मेरा हो जाएगा। मैंने मार दिया। गाड़ी चलाती हुई कभी खुश होती कभी डरती सामने आने वाले ट्रक को देख नहीं पाई। इससे पहले कि संगीता ब्रेक लगाती गाड़ी को एक साइड पर करती करती वो सामने आने वाले ट्रक के साथ जा लगी थी। उसकी गाड़ी फिजा में बुलंद होती दूर जा गिरी थी। अपनी ट्रक से एक्सीडेंट होते देख ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। संगीता की गाड़ी से पेट्रोल निकल निकल कर बह रहा था और अगले ही लम्हे गाड़ी से निकलने वाले पेट्रोल की वजह से गाड़ी में धमाका हुआ था। धमाके की आवाज़ में संगीता की चीखें कहीं दब गई थी। वो एक माँ से उसके बच्चे को जुदा कर आई थी, लेकिन अपना अंजाम तक भी पहुँच गई थी। दूसरी तरफ अयान खतीजा को अपनी गोद में उठाते जल्दी से बैक सीट पर लटाए अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते रैश ड्राइविंग करने लगा। अयान मेरा बच्चा। बार बार खतीजा की यही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उससे ड्राइवर भी उससे ड्राइव भी मुश्किल से हो रही थी। बार बार अपनी आंखों में आते पानी को अंदर करते, कभी अपने आंसू साफ करते, वो अपनी गुड़िया को मुड़ मुड़ कर देख रहा था। थोड़ी ही देर में वो करीबी हॉस्पिटल पहुंच गया था। खतीजा को गोद में उठाते हुए अंदर की तरफ भागा था। इमरजेंसी केस देखते फौरन खतीजा को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया था और अयान बच्चे को लेने के लिए बाहर की जाने भागते गाड़ी से उस बच्चे को उठा लाया। जो भी था वो उस बच्चे को अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि वो घर में किसी को बता सके सारे वाक़े का। उसकी नज़रों के सामने बार बार खतीजा को खून से तर जिस्म और अपना बच्चा। आज ही तो उसे खुशखबरी सुनने को मिली थी कि वो बाप बनने वाला है, और आज इस डायन ने उससे उसका बच्चा छीन लिया था। हाथ में पकड़े बच्चे को उसने नर्स के हवाले कर दिया था। नर्स भी अयान की हालत को देखती बच्चे को लेती चिल्ड्रन हेल्थ केयर को पकड़ा गई। अयान को अपना आप संभलना मुश्किल लग रहा था। वो इस बच्चे को कैसे संभालता जो रो रहा था। अपने बालों को हाथों में जकड़े वो सर नीचे किए मुसलसल आंसू बहा रहा था। उसे पता था उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जितना खून खतीजा का बह गया था, इस खून में उसके बच्चे का खून भी शामिल था। लेकिन अभी वो अपनी गुड़िया, अपनी खतीजा की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। उसकी वजह से परेशान था। वो उसको क्या जवाब देगा। वो उसी की और अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाया, क्या जवाब देगा। अयान का दिल कर रहा था वो ठाटे मार मार कर अपने सर भी फाड़ ले। क्यों क्यों संगीता ने क्यों
क्यों संगीता उनकी लाइफ में आई थी और ये सब हो गया। काफ़ी देर गुजर चुकी थी, खतीजा की जानिब से कोई खबर नहीं आई थी। अब तो अयान की भी रो रो कर आंखें सुर्ख हो गई थी, लेकिन खदीजा की जानिब से कोई भी मस्बत खबर मुयसर ना हुई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।